Assalamu alaikum boys and girls. I am Hasnain Jilani and today we will consider correlative conjunctions. जनाब जो इससे पहले वाला लेक्चर था हमने इन डिटेल उसमें बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे और आज हम गुफ्तगू करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे। फिर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रह जाएंगे जो कि अगले लेक्चर में मैं गुजारिश करूंगा उसकी। अच्छा जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में हमने कहा था कि 7 होते हैं फैन बॉयज, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में। कोरिलेटिव कंजंक्शंस 5 पेयर्स की सूरत में होते हैं, तो इनको पहचानना बहुत आसान है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस टोटल 5 हैं और ये 5 पेयर्स में हैं। जैसे कि पहला पेयर है नाइदर नॉर का, फिर है आइदर और का, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का, फिर बोथ और एंड का, और फिर वेदर और का। तो ये 5 कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। जिस तरह हमने फैन बॉयज की सेंसेस पहले देखी थी तो इनकी भी सेंसेस पे बात कर लेते हैं। नाइदर नॉर का जो पेयर है कंजंक्शन का, उसकी सेंस होती है एब्सेंस ऑफ बोथ ऑप्शंस। इसकी एग्जांपल देखेंगे ना तो फिर हमें मजीद क्लियर होगा इसके बारे में। आइदर और के अंदर सेंस होती है चॉइस बिटवीन टू की। नॉट ओनली बट ऑल्सो में एम्फेसिस होता है। बोथ और एंड के अंदर अग्रीमेंट की सेंस भी है और फर्दरेंस की सेंस भी है। और वेदर और में पॉसिबिलिटी की सेंस है एक से ज्यादा ऑप्शंस में, एक से ज्यादा सिचुएशंस में, एक से ज्यादा चीजों में पॉसिबिलिटी की ऑप्शन है। तो नाइदर नॉर में एब्सेंस ऑफ बोथ ऑप्शंस किस तरीके से, अब सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस, नाइदर जिया नॉर रॉय हेल्प्ड मी। दो ऑप्शन थी ना मेरे पास, या तो जिया मेरी मदद कर सकता था या रॉय मेरी मदद कर सकता था। दोनों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तो एब्सेंस ऑफ बोथ ऑप्शन हो गया। ये देखें सेंस, नाइदर जिया नॉर रॉय हेल्प्ड मी। अच्छा, दूसरा जो पेयर है वो है आइदर और का पेयर। सेंटेंस देखिए, आई शैल ईट आइदर एप्पल्स और मैंगोज। आई शैल ईट आइदर एप्पल्स और मैंगोज, यानी मेरे पास दो चॉइसेस हैं, उनमें से एक मैं अवेल कर लूंगा। तो आइदर और की सेंस होती है चॉइस बिटवीन टू। आई शैल ईट आइदर एप्पल्स और मैंगोज। सेंस देखिए अब दोबारा, चॉइस बिटवीन टू। अच्छा, अली इज नॉट ओनली, थर्ड देखें आप, थर्ड पेयर, अली इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो स्मार्ट। अब यहां पर एम्फेसिस है कि अली ना सिर्फ ऑनेस्ट है बल्कि स्मार्ट भी है। तो सेंस ऑफ एम्फेसिस देने के लिए हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कोरिलेटिव पेयर इस्तेमाल करते हैं। बोथ और एंड की सेंस देखिए, इसमें अग्रीमेंट की सेंस है। आई वुड लाइक टू स्पीक बोथ स्लोली एंड क्लियरली। मैं कैसे बोलना चाहूंगा, स्लोली भी और क्लियरली भी। अच्छा, फिर मैंने पिछले लेक्चर में आपको यह भी बताया था कि कंजंक्शन जो है ना एक बैलेंस का नाम है। देखिए मैंने यहां भी तराजू बनाया हुआ है आपके लिए। कंजंक्शन बैलेंस क्रिएट करता है टू वर्ड्स में, टू कॉन्सेप्ट्स में, टू थॉट्स में, सेम बैलेंस।
अब देखिए कि नाइदर के बाद अगर ज्या सब्जेक्ट है तो नॉर के बाद रॉय भी सब्जेक्ट है। देखिए नाइदर और नॉर के बाद में सेम कैटेगरी के दोनों वर्ड्स मौजूद हैं। इसी तरह आइदर और के बाद में देखिए सेम कैटेगरी के वर्ड्स मौजूद हैं, दोनों ही नाउन्स हैं और दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। आई शैल ईट, मैं खाऊंगा, क्लॉज तो यहां पर मुकम्मल हो गया ना आपका। अब देखें, अब इन दोनों में से एक को मैंने चूज करना है, या तो एप्पल्स या फिर मैंगोज। अच्छा, अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद आप जरा एक नजर देखिए। नॉट ओनली के बाद भी क्वालिटी और बट ऑल्सो के बाद भी क्वालिटी। नॉट ओनली के बाद अगर सब्जेक्ट हो तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होगा। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब हो तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होगा। बैलेंस। अच्छा, आई वुड लाइक टू स्पीक, बोथ और एंड के बीच में देखिए जरा, बोथ और एंड के बाद में, बोथ के बाद स्लोली, मैनर है और क्लियरली, ये एक और मैनर है। और मैनर्स को, किसी काम करने के अंदाज को जनरली हम ग्रामर में कहते हैं एडवर्ब्स। तो बोथ के बाद भी एडवर्ब और एंड के बाद भी एडवर्ब। बैलेंस। अब वेदर और को देखिए, इसके अंदर होती है सेंस पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन थिंग्स। आइदर और में और वेदर और में डिफरेंस है। आइदर और में दो चीजों के बीच में से हमने चूज करना होता है, लेकिन वेदर और में एक पॉसिबिलिटी की सेंस है कि चीजें एक से, दो से, तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब देखिए, आई विल गो फॉर अ वॉक, कहता है मैं सैर को जाऊंगा, वेदर इट रेन्स और शाइन्स। अब देखें वेदर और का कॉम्बिनेशन देखिए, दोनों में सेम टाइप्स की सिचुएशंस के बीच में, या मैं यूं कहूं कि दोनों में वेदर के बाद भी एक क्लॉज है और के बाद भी एक क्लॉज है। असल में ये सेंटेंस है आई विल गो फॉर अ वॉक वेदर इट रेन्स और इट शाइन्स, लेकिन इट की रेपिटेशन हो रही थी तो हमने इट का यहां पर एलिप्सिस कर दिया, यानी इट को रिमूव कर दिया। अब देखिए, दो सिचुएशंस के बीच में पॉसिबिलिटी बताई गई है। कहता है मैं सैर को जाऊंगा, आया कि बारिश होती है या धूप निकलती है, यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई भी हो, मैं सैर को जाऊंगा, बारिश हो या धूप निकले। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 6 देखिए, आई एम नॉट श्योर वेदर, वेदर और को हम करते हैं हाईलाइट। आई एम नॉट श्योर वेदर ही कम्स और नॉट, ये जो और नॉट है ना, असल में ये सेंटेंस है आई एम नॉट श्योर वेदर ही कम्स और ही डज नॉट कम, ये देखिए। लेकिन हमने रेपिटेशन से बचने के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये ही और डज को खत्म किया। इसको मैं इसके ऊपर मैं क्रॉस लगाता हूं, ये देखिए, और कम को भी खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया उसे। तो असल में ये सेंटेंस था आई एम नॉट श्योर वेदर ही कम्स और ही डज नॉट कम, लेकिन हमने क्योंकि ही कम्स और ही डज नॉट कम ये रेपिटेशन हो रही थी क्लॉजेस की, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि आई एम नॉट श्योर, बल्कि इसको मैं यूं लिखा रहने दूं और अगला सेंटेंस लिखूं। ये देखिए, यहां पर मैं रिमूव करता हूं इसको, ये देखें,
अब ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर आ गया कि आई एम नॉट श्योर वेदर ही कम्स और नॉट। मुझे नहीं पता कि वो आता है या नहीं आता, यानी उसकी आना भी पॉसिबिलिटी, उसकी ना आना भी पॉसिबिलिटी, और मुझे इन दोनों पॉसिबिलिटीज का नहीं पता। तो इसीलिए वेदर और की मैंने सेंस लिखी हुई है पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन थिंग्स। सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 5 को देखिए। आई विल गो फॉर अ वॉक वेदर इट रेन्स और शाइन्स। अब दो, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, या तो बारिश होनी है या फिर बारिश नहीं होनी, सूरज चमकना है। कहता है इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हुई मैं तो वॉक पर जाऊंगा। सेंस देखिए, तो नाइदर नॉर के अंदर सेंस हो गई एब्सेंस ऑफ बोथ ऑप्शंस की। ना तो नाइदर ज़िया नॉर रॉय हेल्प्ड मी, ना तो ज़िया ने मेरी हेल्प की और ना ही रॉय ने। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई शैल ईट आइदर एप्पल्स और मैंगोज। चॉइस बिटवीन टू है, दोनों में से मैं कोई एक फ्रूट खाऊंगा। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, एल इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो स्मार्ट। एम्फसिस है कि अली ऑनेस्ट, ना सिर्फ ऑनेस्ट है, क्वालिटी उसमें ये है, और ये कि स्मार्ट भी है, बल्कि स्मार्ट भी है, और उसी को हमने एम्फसिस दे दिया उसकी अच्छी क्वालिटीज पे। आई वुड लाइक टू स्पीक बोथ स्लोली एंड क्लियरली। अग्रीमेंट है इसमें कि मैं इन दोनों अंदाजों में बोलने को पसंद करूंगा। और 5th में देखें, सेंस वही कि पॉसिबिलिटी है, रेन की पॉसिबिलिटी भी है और धूप निकलने की पॉसिबिलिटी भी है। दोनों में से कुछ भी हुआ लेकिन मैं तो सैर को जाऊंगा। आई विल गो फॉर अ वॉक वेदर इट रेन्स और शाइन्स। अच्छा, फिर 6 और 7 सेंटेंस मैंने मजीद आप लोगों के लिए लिखे। वो क्या कि आई एम नॉट श्योर वेदर ही कम्स और ही डज नॉट कम को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूं लिखेंगे, आई एम नॉट श्योर वेदर ही कम्स और नॉट। पॉसिबिलिटी है उसके आने की और ना आने की, और इन दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता आया कि वो आता है कि नहीं। तो ये हुजूर 5 पेयर्स को रिलेटिव कंजंक्शंस के होते हैं। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड और वेदर और। अच्छा, अब इसमें मिस्टेक्स किस किस्म की हो सकती हैं? या तो पेयर्स को तोड़ देगा आपका एग्जामिनर, जैसे यहां पर नाइदर और का पेयर बनाया हुआ है, ये गलत है। नाइदर नॉर का पेयर होता है और आइदर और का पेयर होता है। यहां पर देखें, यहां बोथ और एज वेल एज का पेयर बनाया हुआ है, ये भी गलत है। नाइदर है ना, नॉर हिज ब्रदर कर दें, नॉर कर देंगे, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। वेंट फॉर अ वॉक, बोथ इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस कर देते हैं इसके आगे, फॉर सक्सेस। ये देखिए, तो यहां एज वेल एज की जगह आप एंड कीजिए, यहां पर नॉर कीजिए, और यहां एज वेल एज की जगह आप एंड लगाइए, फिर ये सेंटेंस ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और मिस्टेक्स किस किस्म की आ सकती हैं? अब ये तो था पेयर तोड़ने वाली, मिसमैच्ड पेयर्स की मिस्टेक। यानी क्या करेगा वो कि नाइदर के साथ और लगाएगा, आइदर के साथ नॉर लगाएगा, नॉट ओनली के साथ जो है वो बट अकेला लगा देगा, बोथ के साथ एज वेल एज लगाएगा, वेदर के साथ एंड लगा देगा। तो आपका एग्जामिनर इस तरह ट्रिक्स खेलेगा आपसे, और लिखने में भी हम बाज़ औक़ात ये गलतियां करते हैं। तो एक तो पेयर नहीं तोड़ने, दूसरा बैलेंस। वो जो मैं ग्रामर में जब भी कंजंक्शन की बात करता हूं तो बैलेंस की बात ज़रूर करता हूं। अब देखें, अली नाइदर विल कम नॉर ज़िया। अब आप ज़रा चेक कर लें कि क्या नाइदर और नॉर के बाद में सेम कैटेगरी के वर्ड्स हैं? नहीं है। नाइदर के बाद यहां पर देखें कि विल आ रहा है और नॉर के बाद नाउन आ रहा है,
एक जैसा कीजिए ना इसे, करेक्ट यूं कीजिए ना इसे, अली, या इसको यूं कीजिए, नाइदर अली नॉर जिया विल कम। अब बैलेंस में आ गया, नाइदर के बाद भी नाउन और नॉर के बाद भी नाउन, और दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखिए, नाइदर आई शैल राइट नॉर, यहां पर नॉर लिखना था, नॉर रीड। अच्छा, अपेरेंटली ये फिक्रा ठीक लगता है, लेकिन देखें बैलेंस में इसको कैसे लेके आते हैं, आई शैल नाइदर रीड नॉर राइट, ये राइट पहले लिखा था मैंने, चले, आई शैल नाइदर राइट नॉर रीड। अब आप देखो कि नाइदर के बाद भी वर्ब आ गया और नॉर के बाद भी वर्ब आ गया, ठीक है। अच्छा, ये नाइदर शैल आई राइट भी हो सकता है, लेकिन वो अभी मैं इन्वर्जन बताऊंगा नहीं, वो इन्वर्जन मैं आपको जब इन्वर्जन का लेक्चर दूंगा ना, तो उसमें 5-6 कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा कि किस सूरत में हम वर्ब को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। ठीक है कि नाइदर शैल आई भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे उस चीज को। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 3 देखिए, नॉट ओनली रीडिंग इज माई हॉबी बट ऑल्सो राइटिंग। अब इस सेंटेंस को यूं क्यों ना करें हम, नॉट ओनली रीडिंग but also writing is my hobby। apparently तो फिक्रा ये भी सही लगता है, नॉट ओनली रीड, नॉट ओनली के बाद रीडिंग आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद राइटिंग आ रहा है। आप कहोगे कि सर बैलेंस तो है इसमें। हुजूर बैलेंस यूं बिगड़ा हुआ है कि नॉट ओनली के बाद रीडिंग इज क्लॉज है और बट ऑल्सो के बाद क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो इसको यूं क्यों ना किया जाए कि नॉट ओनली रीडिंग, नॉट ओनली के बाद देखें और बट ऑल्सो राइटिंग, और बट ऑल्सो के बाद भी देखें, सेम कैटेगरी के वर्ड्स आ गए, इज माई हॉबी, ठीक है। तो या तो वो आप लोगों के एग्जाम में पेयर तोड़े जाते हैं, तो मिस्टेक ट्रैप्स डाले जाते हैं, या फिर बैलेंस बिगाड़ दिया जाता है तो मिस्टेक ट्रैप्स डाले जाते हैं। तो ये सिलसिला था कोरिलेटिव कंजंक्शंस का, कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस 5 पेयर्स होते हैं। तो हुजूरे वाला हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शंस को देख रहे थे कि इसके 5 पेयर्स होते हैं। अब थर्ड कंजंक्शन जो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का फैलाव ना सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 7 फैन बॉयज़ को पहचानते हो और 5 कोरिलेटिव पेयर्स को पहचानते हो, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी पहचानना आसान है कि इन 12 में से नहीं होंगे ये, ठीक है ना। 7 तो हो गए फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, और कोरिलेटिव पेयर्स जो हैं वो अभी हमने देखे हैं। कोरिलेटिव पेयर्स होते हैं 5, ये जिनके ऊपर हमने बात की थी, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड और वेदर और। तो 7 और 5 12 का तो हमें पता है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एक तो इनकी पहचान ये है कि ये इन 12 के अलावा होते हैं। दूसरी इनकी पहचान ये है कि ये वाहिद
कंजंक्शंस हैं मेरे ख्याल में कि जिनकी इन्वर्जन पॉसिबल है, क्लॉज इन्वर्जन पॉसिबल है। हम ऐसे करते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ना मिसाल से देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, आई शैल नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी। अब बिकॉज को पहचानिए, क्या ये फैन बॉयज में से है? नहीं है। क्या ये 5 पेयर्स में से है? वो तो होता ही पेयर है, नहीं है। तो यहां पर जो बिकॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक, अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ऑल्दो, अच्छा, ही फेल्ड ऑल्दो ही स्टडीड रेगुलरली। अब ऑल्दो को देखिए, क्या ये फैन बॉयज में से है या को रिलेटिव पेयर्स में से है? नहीं, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह वी विल स्टे इनडोर्स इफ इट रेन्स। इफ को देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। शी हर्ड अ नॉक व्हेन शी वाज स्टडीइंग। यहां पर व्हेन को देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो एक तो हो गई पहचान इनकी ये कि ये 7 और 5 12 में से नहीं होते। दूसरी जो इनकी टेक्निकली अगर हम देखें तो याद रखिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपने बाद वाले क्लॉज को अपना पार्ट बना लेता है, अपने बाद वाले क्लॉज का हिस्सा बन जाता है, अपने बाद वाले क्लॉज पे हक जमाता है, उसको सबऑर्डिनेट कर लेता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समेत जो बाद वाला क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा या वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ऐसे करते हैं कि इसकी एक टेबल बना देता हूं टेबल से, ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। अब देखिए, आई शैल नॉट कम, इसको अलहदा लिखते हैं। बिकॉज आई एम बिजी, इसको अलहदा लिखते हैं। अब देखिए, अब आई शैल कम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट, अच्छा, या इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समेत जो बाद वाला क्लॉज होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट, ये देखिए, यूं समझिए। अच्छा, अगर आप पहला लेक्चर मेरा याद करो जो मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे दिया था, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो अपने बाद वाले क्लॉज का पार्ट नहीं होते, बाद वाले क्लॉज पे अपना हक नहीं जमा लेते। ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की क्वालिटी ये है कि ये अपने बाद वाले क्लॉज का पार्ट बन जाता है और फिर इसकी जान नहीं छोड़ता कभी भी, और इसकी इन्वर्जन भी करवाता है। इसकी इन्वर्जन से मुराद के सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप बाद में पहले लिखें। देखिए, पहले ले आए, बिकॉज आई एम बिजी, कॉमा आई शैल नॉट कम। अब देखो, अब बिकॉज ने यहां भी इसकी जान नहीं छोड़ी। ये देखो, तो हुजूरे वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उसको यूं समझा जा सकता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपने बाद वाले क्लॉज का पार्ट बन जाता है, उसको सबऑर्डिनेट बना लेता है
उसका हिस्सा बन जाता है और फिर उसकी इन्वर्जन भी करवा सकता है। इन्वर्जन से मुराद ये है कि रिवर्स गियर लगवा सकता है उसका। रेगुलर ऑर्डर तो सेंटेंस का ये है ना, आई शैल नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी, लेकिन इस पूरे क्लॉज को आप उठा के पहले ले आओ, बिकॉज आई एम बिजी, पूरे सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले ले आओ। अच्छा, ऐसा फैन बॉयज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड से एक फैन बॉयज वाला फिक्रा लिखें, ये देखें, सेंटेंस है आई एम इल सो आई एम टेकिंग रेस्ट। अब देखो, सो जो है यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बोलें क्या इसकी इन्वर्जन हो जाएगी? असल में सो किसी का पार्ट नहीं है, सो से पहले वाला क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, याद रखिए, और सो से बाद वाला क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखें, मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी, ये सो सिर्फ कोऑर्डिनेटर है, ये किसी पर हक नहीं जमा रहा अपना, अपने बाद वाले क्लॉज को सबॉर्डिनेट नहीं बना रहा अपना, तो लिहाजा इसकी इन्वर्जन भी नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि सो आई एम टेकिंग रेस्ट कॉमा आई एम इल? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो ये आपके लिए एक मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे कि ये जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एंड वाला बना के देख लो, एंड से बना के देखो। सेंटेंस है आई हैव अ कैट and I love her a lot। अब देखें, अब यहां जो एंड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज में से है, फैन बॉयज में से है ना। ये देखें, दो एग्जांपल्स आपके लिए मैंने दी हैं। अब देखें, अब एंड अपने से बाद वाले क्लॉज का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब आई हैव अ कैट ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आई लव हर अ लॉट ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अब इसकी इन्वर्जन हो ही नहीं सकती। क्या ऐसा कह सकते हो आप कि एंड आई लव हर कॉमा आई हैव अ कैट? नहीं कह सकते आप। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अपने से बाद वाले क्लॉजेस को अपना सबऑर्डिनेट बनाते हैं, उनका हिस्सा बन जाते हैं, और उसकी इन्वर्जन भी करवाते हैं, यानी उसको पहले भी लाया जा सकता है, पूरे सबऑर्डिनेट क्लॉज को, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समेत बाद वाले क्लॉज को पहले भी लाया जा सकता है। अच्छा, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ के जो सेंटेंस बनता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ के जो सेंटेंस बनता था वो कहलाता था कंपाउंड सेंटेंस, ये मैंने पहले लेक्चर में डिटेल में बताया था आपको, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब अगली मिसाल देखिए, अब सेंटेंस है ही फेल्ड ऑल्दो ही स्टडीड रेगुलरली। आप इसकी इन्वर्जन कर दें। अब ऑल्दो समेत जो बाद वाला क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए, अब ये पहले भी आ सकता है, इन्वर्जन कर दीजिए इसकी। ऑल्दो ही स्टडीड रेगुलरली कॉमा ही फेल्ड। ये देखें, अब ऑल्दो समेत जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो पहले आ गया, और जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पहले आता है तो उसके बाद कॉमा लगाना लाजमी होता है। फिर कॉमा ना लगाएंगे तो ये मिस्टेक है, ठीक है। इन दोनों को मैं हटाता हूं यहां से। अब देखें, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ना देखें डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि कंट्रास्ट को शो करने के लिए, अच्छा कंट्रास्ट को हम ना ग्रामर में कंसेशन भी कहते हैं। कंसेशन को आम जुबान में बोला जाए, आम इंग्लिश में, तो उसका मतलब बनता है रियायत करना, लेकिन जब हम कंसेशन का वर्ड ग्रामर में यूज़ करते हैं तो इसकी अंदर भी सेंस ऑफ कंट्रास्ट होती है। अब इवन दो, ऑल दो, इवन इफ,
इनके अंदर सेंस ऑफ कंट्रास्ट है। सेंटेंस देखिए, शी फेल्ड इवन दो शी वर्कड वेरी हार्ड। अब इवन दो शी वर्क वेरी हार्ड, अब इवन दो कौन सा कंजंक्शन है? देखें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसे पता चला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? भाई उन 12 में से तो है नहीं है, ना फैन बॉयज़ में से है जो कि 7 होते हैं, ना ही को रिलेटिव कंजंक्शंस में से है जो कि 5 पेयर्स होते हैं। और दूसरा देखें कि ये ऑल दो समेत, ये जो इसके बाद वाला क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट, इवन दो समेत इसके बाद वाला जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इसकी इन्वर्जन हो गई। देखें, इवन दो शी वर्क वेरी हार्ड, इसको हम पहले ले आए, कॉमा शी फेल्ड। दूसरा सेंटेंस देखें, ही रिमेन्स हैप्पी ऑल्दो ही इज अ हस्बैंड। कंट्रास्टिव सिचुएशन है, कि वो खुश रहता है अगरचे वो एक हस्बैंड है। अब देखें, ऑल्दो समेत जो बाद वाला क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसको पहले भी लाया जा सकता है, यानी कि इसकी इन्वर्जन भी की जा सकती है। ऑल्दो हिज हस्बैंड कॉमा ही रिमेन्स हैप्पी। तीसरा सेंटेंस देखें, शी डिसीव्ड यू दो यू ट्रस्टेड हर अ लॉट। दो देखें यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दो समेत जो बाद वाला क्लॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को पहले भी लाया जा सकता है। ऑल दो यू ट्रस्टेड हर अ लॉट, इसमें भी सेंस ऑफ कंट्रास्ट है। कॉमा शी डिसीव्ड यू। आई शैल टीच इवन इफ, इवन इफ को हाई बोल्ड करते हैं, I shall teach even if there are few students in the class। अब even if समेत जो बाद वाला क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और इसको पहले ला के हम इन्वर्जन भी कर सकते हैं। इवन इफ देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये देखें यहां तक इसकी इन्वर्जन कर दी, पहले ले आए आई शैल टीच। इसी तरह टाइम के कंजंक्शंस हैं, व्हेन है, व्हाइल है, व्हेन एवर, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज सुन एज। देखें, आई सॉ एन एक्सीडेंट व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, और इसकी इन्वर्जन कर दी, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल कॉमा आई सॉ एन एक्सीडेंट। द किड्स वर जंपिंग ऑन देयर मदर while she was sleeping। तो वालदा बेचारी उनको ये ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, बच्चे जब छोटे हो तो उधम मचाते हैं। तो while समेत जो बाद वाला क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया जी, क्योंकि while सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जिसको हम पहले भी ले आए, जिसकी हमने इन्वर्जन भी कर दी, while she was sleeping, the kids were jumping on her। अच्छा, हमने इसको यहाँ नाउन चेंज कर दिए, मदर को हम पहले ले आए, क्योंकि प्रो नाउन से पहले नाउन अगर आ जाता है तो प्रो नाउन का रेफरेंस क्लियर हो जाता है। तो while the mother was sleeping, the kids were jumping on her। तीसरा सेंटेंस देखिए, Zia entered the class आफ्टर द टीचर हैड कंप्लीटेड हिज लेक्चर। टाइम की कंजंक्शंस हैं सारे, देखें टाइम की मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है यहाँ पे। अब आफ्टर समेत जो बाद वाला क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आफ्टर द टीचर हैड कंप्लीटेड हिज लेक्चर, देखें इसे हम पहले ले आए, इन्वर्जन कर दी इसकी। तो हुजूरे वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपने बाद वाले क्लॉजेस को अपना सबऑर्डिनेट बना लेता है, उनका पार्ट बन जाता है। ये देखिए, ये अपने से बाद वाले क्लॉज को सबऑर्डिनेट बना लेता है, उनका पार्ट बन जाता है, और उनकी जान नहीं छोड़ता फिर, और उसकी इन्वर्जन भी हो जाती है। जैसे कि आई शैल नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी की इन्वर्जन ये हुई है, बिकॉज आई एम बिजी आई शैल नॉट कम। ठीक है,
तो 3 टाइप्स के कंजंक्शंस हमने देखे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि 7 हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो कि 5 हैं, 5 पेयर्स, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि इन 12 के अलावा हैं और जिनकी इन्वर्जन हो सकती है। ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो अपने बाद वाले क्लॉज का पार्ट बन जाते हैं, उनको सबऑर्डिनेट बना लेते हैं, उनको डिपेंडेंट बना लेते हैं। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो ना, बिकॉज आई एम बिजी, ये अकेला तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इसके साथ कोई ना कोई और क्लॉज चाहिए, तो उसको डिपेंडेंट बना लेते हैं और उसकी इन्वर्जन भी हो जाती है। अब हुजूरे वाला ये टाइम के कंजंक्शंस हैं, उनकी इन्वर्जन मैंने की हुई है। फिर आगे कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशनल जो कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि कंडीशंस को शो करते हैं। इफ है जैसे प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, लेस्ट, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने। ये मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लेस के फिर इसी तरह मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दे के और इसको मैं सही कर लूँ, तो फिर उसकी इन्वर्जन्स भी की हुई हैं। फिर मिसलेनियस भी डिफरेंट टाइप्स के कंजंक्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब एक गुजारिश और करनी है आपसे। सेंटेंस में लिखता हूँ आई एम अ टीचर, कॉमा, एंड आई टीच 5 क्लासेस अ डे। बताइए कौन सा कंजंक्शन है एंड? कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि फैन बॉयज में से है। अब मुझे बताइए क्या इसकी इन्वर्जन हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि एंड आई टीच 5 क्लासेस अ डे, कॉमा, आई एम अ टीचर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखें कि सेंटेंस है द villagers had vacated the village before the flood came। अब मुझे बताइए बिफोर कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसे पता चला है आपको? क्योंकि ये उन 12 में से नहीं है और बिफोर अपने बाद वाले क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है या सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है, और इसकी इन्वर्जन भी हो जाएगी। बिफोर द फ्लड केम, कॉमा, द विलेजर्स हैड वेकेटेड द विलेज। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ऐसा सेंटेंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो उसको क्या कहते हैं हम? पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इसको फिर मैं 1 2 3 कर देता हूं। अच्छा, अब ऐसा सेंटेंस जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ के बना हो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी हों और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी हों, वो सेंटेंस ग्रामर में क्या कहलाएगा? उसकी मिसाल लिखें। आई हैव अ कैट एंड आई look after her because I love her a lot। ये देखो, अब यहां पर 2 कंजंक्शन आए हुए हैं, एंड और बिकॉज। चलिए, एक ये कंजंक्शन हो गया, एंड फैन बॉयज में से हो गया कोऑर्डिनेटिंग, और बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया।
ये सेंटेंस ग्रामर में क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी हों और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी हों, उसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये आप नोट लिख लें, ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने इस दूसरे लेक्चर में जो कंजंक्शंस पढ़े हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस थे और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। सेंटेंसेस को और भी तरीकों से जोड़ा जा सकता है, वो होते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। अब उन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का मैं आपको बताऊंगा लेक्चर 3 में। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।